अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असेंबली के एमपीए हॉस्टल्स में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक सियासत से है। हमारे आज की मेहमान शख्सियत 1 जनवरी 1974 को झंग में पैदा हुए। 1996 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ज़राअत के शोबे में खासी महारत रखते हैं। सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। 2018 से वो पंजाब असेंबली के मेंबर है और पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राना शहबाज अहमद साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने कैपिटल टीवी के लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आपकी पैदाइश जो है वो 1 जनवरी की है, तो 1 जनवरी को तो सारी दुनिया क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है। यकीनन आपकी पैदाइश पर घर वाले बहुत खुश हुए होंगे, उस वक्त उन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई होंगी। तो क्या आज भी आप जब आपकी सालगिरह आती है तो आप उसी तरह से मनाते हैं या बस कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती? नहीं, 74 से लेकर ना 99 तक तो कभी लोगों को इतना मालूम नहीं था गांव में कि न्यू ईयर तो हम तो इस्लामी साल के हिसाब से चलते थे। अच्छा। तो चांद के हिसाब से अब भी गांव में जब शादी होती है, कोई किसी का फंक्शन होता है तो वो चांद की 14 तारीख को, 15 को, 16 को, ऐसे शादियों की तारीखें ऐसे रखते हैं लोग। अच्छा जी जी। तो अब अपनी बर्थडे वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं या? नहीं, मैंने कभी नहीं बर्थडे मनाई। अच्छा, कभी भी नहीं नहीं। मनाए? ये वैसे बड़ी अलग सी बात है। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि बंदे का हाँ। 1 साल का टाइम कम हो गया, इसमें खुश होने की नहीं, आखिरत की फिक्र की ज़रूरत है। अच्छा सर, वैसे कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि वाकई इसमें खुश होने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। लेकिन चले, मतलब वो आप ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो उसमें खुशी भी मनानी चाहिए, खुशी का अंसर भी होता है। नहीं, बस मैं खुशी का आंसर तो ज़रूर होता है, लेकिन मैं ना जी खुशी के लिए हर साल सऊदी अरब उम्रा पर 2 दफ़ा चले जाता हूँ। फिर हज पर मैंने 9 हज किए हैं। माशाल्लाह। तो बस हमें तो रसूल के रोज़ा पर, खुदा के घर पर ही खुशी होती है। अरे वाह, माशाल्लाह। फिर इसका मतलब है मुझे ये कहना चाहिए था। अलहाज राना शहबाज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, झंग की पैदाइश है तो ये बताएं उस वक्त की अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं कि इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी, झंग कैसा था, उधर की कोई याद, बात, माहौल? झंग से ना जी 100 किलोमीटर दूर अहमदपुर सियाल तहसील है। अच्छा। हम वहाँ के रहायशी हैं। तो दरबार हज़रत सुल्तान बहूदर पर जी जी। उस हस्ती के साथ हमारी निस्बत है। तो वहाँ पर ये मसला था, सब के स्कूल्स की तालीम इतनी अच्छी ना थी। तो मेरे बड़े भाई जो थे उनका एडमिशन हो गया फैसलाबाद डिवीजन पब्लिक स्कूल में। अच्छा। तो फिर हम जो सारी फैमिली थी ना जी, 1980 में 1979 में तकरीबन हम फैसलाबाद आ गए थे। 1980 में हम जो थे ना जी, सब बहन भाई DPS फैसलाबाद से पढ़े हैं। अच्छा। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, जो कि आजकल GC यूनिवर्सिटी बना हुआ है जी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज जी, किया। जी, तो कितने भाई बहन आप लोग? 4 बहन भाई। कितने भाई कितनी बहनें? 2 बहनें 2 भाई हैं। सबसे छोटा मैं। अच्छा, सबसे छोटी है। तो जी, सबसे जो छोटा होता है तो वो तो बेबी होता है ना घर का, तो जी, फिर जी, लाडला जी। भी बहुत होता है। जी, आप जी। बहुत ज़्यादा लाडले थे? जी बिल्कुल, मैं लाडले थे तो शरारती भी होंगे क्योंकि लाडला बच्चा शरारती भी करता है। ज़ाहिर बात है, इसी तो गुजरना पड़ता है। किस किस्म की शरारतें करते थे? बस छोटे होते जैसे बच्चे रूटीन में खेलते कूदते, बस वैसे ही क्योंकि हमारा घर जो था वो स्कूल के बिल्कुल करीब था, DPS के करीब था। तो सारे दिन जो था, सुबह स्कूल से भी तकरीबन हम 1 घंटा पहले स्कूल चले जाते थे। उधर वहाँ जाकर हम ये बास्केटबॉल वगैरह खेलते थे पहले, स्कूल शुरू होने से पहले। अच्छा, मतलब खेल के लिए जाते थे। मैं समझी कितना प्यार था स्कूल से कि स्कूल के लिए नहीं, पहले जाकर हम ना बास्केटबॉल खेलते थे, तो फिर आधे घंटे बाद फिर वो क्लासें वगैरह, असेंबली में जाना, तो क्लासें, तो बड़ा खेलों का शौक़ था। तो मेरा वज़न भी बहुत कम था। अच्छा। तो 2006 में मेरा एक्सीडेंट हो गया मोटरवे पर। तो मेरे 8-9 ऑपरेशन हुए, उसकी वजह से मेरा कुछ वज़न बढ़ गया। उसके बाद हमने खेलों को खैरबाद कह दिया। ओहो, अच्छा। वैसे DPS की तरफ से मैं DPS लाहौर के साथ कैडेट कॉलेज रज़मक में हम वहाँ पर खेलने जाते थे हर साल। अच्छा। तो हमेशा कंपटीशन में
स्पोर्ट्समैन था मैं तो बड़े आपकी बातों से यही लग रहा है स्पोर्ट्स में आप बहुत ज़्यादा जी, अच्छे जी, थे। जी। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद था? मुझे फुटबॉल और बास्केटबॉल में हम्म, तो बचपन में सोचा था कि मतलब आप स्पोर्ट्स में आगे जाएंगे, अपने आप को मनवाएंगे? जी बिल्कुल यही ख्याल था। मैं डीपीएस की तरफ से एक रिले रेस होती है वो भी लगाता रहा हूँ। अरे वाह! अच्छा, तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में ज़्यादा कोई अच्छे नहीं थे, नॉर्मल थे। जी। जैसे कहते हैं कि बस पास होने के लिए नहीं पढ़ जी, लेना। पहले 10 लोगों में था, 40 की क्लास होती थी तो पहले 10 में था मैं। कभी अच्छा, छठे पर आ गया, कभी 5वें पर, कभी 7वीं पोजीशन पर आ गए, ऐसे ही कोई इतने भी इतने बुरे नहीं थे, नहीं गए थे। गुजरे बच्चे नहीं हाँ। थे। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका? वहाँ पर स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट होते हैं। नहीं तो आपका कोई एक फेवरेट? बस पहले तो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थे, ये फेवरेट थे। अच्छा। हाँ जी। फिर जब हम कॉलेज में आए तो फिर हमने फिजिकल एजुकेशन ज़रा आराम वाले ज़रा मज़ामीन रख लिए। अच्छा। जी। तो आप ये बताएं कि जंग की कोई ऐसी बात, कोई ख़ास याद, कोई सौगात जो आप शेयर करना चाहें? जंग की सबसे जो सौगात है वहाँ अहमदपुर सियाल में ये जो चारपाइयाँ हैं वो रंगीन बनती हैं, फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। वो जंग जो है आपके तकरीबन कुछ नहीं तो 25% मुल्क की जो गंदम उधर से पैदा होती है, अच्छा। चावल उधर पैदा होता है, कपास के लिए जंग का एक नाम है। वहाँ एग्रीकल्चर में 3 हमारी तहसील में शुगर मिलें हैं, अहमदपुर सियाल जहाँ पर जाती है, शोरकोट में 18 हज़ारी में, जंग में है एक, उसके अलावा भी 5-6 शुगर मिले हैं जो चीनी प्रोवाइड करते हैं मुल्क को। तो बड़े मेहनती जफाकश लोग हैं। हाँ, इसका मतलब एग्रीकल्चर का जो शौक था वो वहीं से। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आपका जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा कि सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है। जी। आपके अलावा खानदान में सियासत में कौन कौन है? मेरे अलावा ना जी हमारे फुप्पो के बेटे थे राना आफ्ताब साहब, फैसलाबाद से। हम पढ़ते थे तो वो उस वक्त मिनिस्टर थे PND के, तो हम ज़्यादा उन्हीं के साथ उधर से मुझे सियासत का शौक़ लगा। तो पहले जो हमारी फैमिली थी ना, वो मेरे भाई जो थे, मेरे वालिद साहब थे, वो यूनियन काउंसिल की हद तक इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा। तो मेरा फिर जज्बा पैदा हुआ कि जो इन लोगों की जो हालत ज़ार है हमारी तहसील की बहुत पीछे हैं, ना स्कूल्स के कोई हालात अच्छे हैं, ना कॉलेजेस के, ना टीचर हैं, ना हेल्थ के कुछ अच्छे, तो इधर अपने शहर के लिए कुछ किया जाए। इस वजह से आप सियासत जी। में आए। सियासत में आने की बेसिक रीज़न ये थी, मेन। जी। अच्छा, तो जब आपने सियासत में आने का फैसला किया तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वालों ने ना जी कोई ऐसी बात नहीं, बड़े भाई थे, उन्होंने कहा जी अगर लोगों के साथ राब्ते में रह सको, खिदमत कर सको, इनकी खुशी गमी में हर तरह इनके साथ शामिल हो सको तो फिर ये करना, नहीं तो लोगों को ख़राब ना करना। बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा नहीं, लोगों को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। तो लोगों के साथ राब्ता रहा। 2013 में मैं इलेक्शन लड़ा तो कुछ पार्टी की वजह से लोगों के साथ मैं ना जीत सका, लेकिन 2018 में फिर मैं अपने हलके की सबसे ज़्यादा लीड से 16,000 से जीता। अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह। सियासत का तो मतलब भी आवाम की खिदमत जी, करना जी। होता है, अगर कोई यही समझ के करे तो। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपने पहले नून लीग के जी, जी। टिकट पर लड़ा जी, जी, इलेक्शन, जी। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ, जी, ये जी। क्या वजह बनी? नून लीग में ना जी हम इलेक्शन जो थे लूज कर गए थे, तो जो अपोनेंट थे ना जी हमारे, वो नून लीग में जाकर शामिल हो गए। तो वहाँ पर हमारी जगह नहीं रही, तो हम फिर साहबजादा महबूब सुल्तान साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, तो मैं क्योंकि उनके पैनल में हूँ, वो साहबजादा ग्रुप हमारा जो है, उन्होंने फिर फैसला किया कि हमने फिर ज़िले का इलेक्शन लड़ा आज़ाद हसीयत से, तो नून लीग ने हमारी बड़ी मुखालफत की, तो हम 5 वोटों से ज़िले का इलेक्शन हार गए। तो फिर हमने हमारी जो रास्ते थे जुदा हो गए उनके साथ, क्योंकि फिर हम PTI में चले गए। तो वहाँ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में साहबजादा महबूब सुल्तान साहब भी, उनके भाई साहबजादा अमीर सुल्तान साहब भी MNA, दोनों भाई बने, हम उनके ग्रुप के MPs बने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। तो ये बताएं कि शादी आपकी हो गई है? जी हो गई है। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? नहीं, हमारे जंग में ना ज़्यादा अरेंज मैरिज ही होती है। अच्छा, जी वहाँ पे जी, सबकी अरेंज मैरिज? तकरीबन। तो वहाँ के जो लोग हैं, मतलब अगर आपकी जब शादी का टाइम था तो जब आपके पेरेंट्स ने कहा तो आपने मान ली? जी जी।
कोई इख्तलाफ नहीं करता कि नहीं हमने अपनी मर्जी, पसंद नापसंद तो सबकी होती है? नहीं कोई नहीं, ऐसी पसंद थी नहीं तो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छी जा रही है? जी बहुत अच्छी जा रही है। आपके बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी। अच्छा माशाल्लाह। तो आप चाहेंगे कि आगे आके वो भी सियासत में आए? देखिए ये उनकी अपनी मर्जी होगी। देखिए ये बड़ी खिदमत का काम है। रात 2 बजे भी लोग आ जाते हैं कि हमारा ये मसला बन गया, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारे ये हो गया, तो आप हमारे साथ चलें। तो अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हुए तो उनको आना चाहिए। अगर वो समझें कि हमने को अपना कारोबार करना है, बाहर जाना है, कुछ और काम करना है, बिज़नेस करना है, हमने वकालत करनी है, ये उनका अपना मर्जी होगी, जो मर्जी करें। अच्छा, तो क्या मतलब ये ठीक है, जैसे आपने कहा कि ये एक फुल टाइम जॉब है, जैसे जी आप जी कहते हैं, बिल्कुल आप लोगों की जो कोई पर्सनल लाइफ है वो शायद उस तरह से नहीं रहती जी है। नहीं। बिल्कुल ठीक बात है ये। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आपके अगर हल्के के जो लोग हैं वो आपसे जब कभी मिलना चाहें, आपको कांटेक्ट करना चाहें, अप्रोच करना चाहें, वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये हर आदमी को पता है हल्के के कि मेरा ये कमरा है। जिसको लाहौर काम आता है, काम होते, जब मुझे पता चल जाता है कि वो चलेंगे, वो सब इधर काम के लिए आ जाते हैं। जब मैं पीछे होता हूँ तो क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं अब लाहौर पढ़ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम ना पीछे उधर हल्के में होता हूँ। तो जो लोग होते हैं ना, मैं सोया हुआ हूँ, जैसे हूँ वो आकर वो नॉक करेंगे दरवाज़ा के हमारा ये मसला बन गया, इमरजेंसी बन गई है, तो आप मेहरबानी करें। तो उसी वक्त फिर लोगों के साथ दिन हो रात हो लोगों के साथ जाना पड़ता है उनकी मसाइल। सर ये जो बातें की जाती हैं कि जब एक सियासतदान जो होता है, चाहे वो एमएलए, एमपी, काउंसलर, जब उसको वोट चाहिए होते हैं तब तो वो हर किसी को मिलता है जी, जी। और जो काम होते हैं वो आपके कर देते हैं, हर बात मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो आप उनको ढूंढते रह जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं एकदम। देखिए वो जो मसाइल है ना, वो आपकी बात ठीक है, वो कुछ है ऐसे मसाइल जो कि वो सिर्फ और सिर्फ ना जी, वो ऐसे मसाइल जो हैं वो शहरों के अंदर है। जैसे लाहौर के अंदर हो गए, बड़े शहर हैं, अच्छा। फैसलाबाद हो गया और गुजरांवाला हो गया, बड़े शहर है ना, उन लोगों को पता है कि हम इस पार्टी के टिकट पर अगर हमें मिल गया तो हम जीत जाएंगे, ना मिला तो वो लोग उनके मरहून मिन्नत होते हैं। तो उनको पता भी होता है कि अगर कल को इनका दौर ना आया तो हमें किसी ने नहीं वोट देना, अगर ये हमारी हवा चल गई तो हमने बन जाना। तो वो लोग फिर ऐसी ज़रूरत नहीं समझते। अच्छा, तो जो आपका मतलब है कि जो छोटे शहरों के सियासतदान जो हैं, गांव में सियासतदान हैं तो वो तो फिर खुद आ जाते हैं। लोग कहते हैं अगर आपने हमारे काम नहीं करने तो हम किधर जाएं, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, थाने में हो रहा है या किसी महकमे में हो रहा है, या हमारे बच्चे मुलाजमत पर नहीं जा रहे, कोई काम नहीं हो रहा, किसी का कोई केस का मसला है, तो लोग आ जाते हैं। फिर आप अगर उनके काम नहीं करेंगे तो फिर आप शर्मिंदा होंगे कल को। लाहौर में भी बड़े सारे लोग हैं जो ऑफिसर्स का घेराव करते हैं, बेचारे आम आवाम एहतजाज करती है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। वैसे देखिए जी, ये जिसके दिल के अंदर ये मोहब्बत होगी काम करने की और लगन होगी, जो शौक़ से करेगा वही। जो वरासती तौर पर जो पार्टी के यानी कि समझते हैं कि हमने आगे खुशामद करनी है तो कल को हमें टिकट मिल जानी है, हमने ऐसे करना है ऐसे करना है, तो उनके लिए तो ये होगा। लेकिन जो लोग हमारा जनूबी पंजाब पूरा है, दूसरा ये लोग सारे जो है ना जी, ये सब लोग वर्कर क्लास में से हैं और इनके 2-2 भाई पीछे कोई ना कोई बैठे हुए हैं। अगर वो नहीं है तो वो हैं, उनका ऑल्टरनेट है और उनकी खुशी गमी में शामिल होना पड़ता है, लोगों के साथ राब्ते में रहना पड़ता है। अगर आप नहीं रहेंगे तो लोग, वो गाँव के सीधे लोग हैं, वो आपको मुँह पर जवाब दे देंगे कि अब हम आपके साथ नहीं हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपने कहा कि आप लोग फैसलाबाद में भी रहे। फैसलाबाद के लोग तो बहुत ज़्यादा विची होते हैं। जी 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 जी, फैसलाबाद में। और मेरा फैसलाबाद में मैंने क्योंकि शुरू से चला गया था तो मैंने मैट्रिक उधर से किया, तालीम उधर से हासिल की, फिर वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो मेरी जो है ना, हमारी जंग की लैंग्वेज है, तो जो मेरी जो पंजाबी है ज़रा वो मेरी फैसलाबाद वाली झलक भी आती है। अरे वाह। तो फैसलाबादियों के बारे में तो मशहूर है कि वो बात बात में जुगत करते हैं। हाँ नहीं, फैसलाबाद में तो बड़े दिलचस्प लोग हैं। और तो आपकी इसमें भी ये चीज़ शामिल हो गई है, या कभी असेंबली में कोई ऐसी बात हो रही हो तो आप इस तरह से कुछ करते हैं? थोड़ा बहुत हो जाता है। फैसलाबाद में रहे हैं, बहरहाल यहाँ पर तमाम जो MPAs हैं सारे खुश अखलाक हैं, बड़े अच्छे तरीके से सब रह रहे हैं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं होती। हाँ नहीं, वैसे मतलब हिस्से मज़ाह होना तो अच्छी जी, बात जी, है। जी। तो कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या कभी पंजाब असेंबली के दौरान आपको पेश आया हो, कोई ऐसी बात जो आपने कह दी हो और लोगों ने बहुत इंजॉय किया हो? वहाँ पर तो पंजाब असेंबली में
मैंने अपने इलाके के हक़ के लिए बातें शुरू में की, तकारीर की, तो हमारे सबसे ज़्यादा मसला अहमदपुर सियाल के कई मौज़ात थे, वहाँ पर दरिया के कटाव का था। अच्छा। तो उसकी बात की तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने 35 करोड़ रुपए की लागत से वो उन्होंने स्पेशल उसकी कबीना से मंजूरी लेकर दी, एडीपी में वो रह गया था तो वो सिपर के लिए लेकर दी। उसके अलावा उन्होंने 5 अरब का हमें पैकेज दिया है जिसमें पसमानदा तहसीलों में हमारी तहसील थी उसको मॉडल तहसील के लिए दिया है, सीवरेज के लिए, हर चीज़ के लिए। और उसके अलावा जो सड़कें थी कारपेट तकरीबन 150 किलोमीटर सड़कें दी हैं हल्के के अंदर कनेक्टिंग रोड्स। तो वहाँ पर तो अपोजिशन जब हल्ला गुल्ला करती है, हाँ जी, इसी तरह की कोई बात बताए ना। अपोजिशन जब हल्ला गुल्ला करती है तो हम ना बिल्कुल उधर हाँ उनको रोकने के लिए उनको सारा जो है, एक दफ़ा हसन मुर्जा साहब नाराज़ होकर असम्बली का बाइकाट करके बाहर चले गए तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए भेजा कि इनको मना करना है। तो मैंने जाकर उनको ना मैंने कहा जी पीर साहब आओ, मैंने उनको गोडे पकड़ लिए कि आप चले असम्बली में, तो वो सारा गुस्सा बुलाकर हमारे साथ चले गए। ठीक है, इंसान अगर हल्की फुल्की कोई बात करके किसी का गुस्सा खत्म कर दे तो अच्छी बात है, ज़बरदस्त। अच्छा सर ये बताएं कि आपकी क्योंकि अरेंज मैरिज है तो और माशाल्लाह आपने बताया बड़ी कामयाबी से चल रही है, ये बताएं कि घर में चलती किसकी है, आपकी चलती है आपकी मिसेस की? देखिए जी जितने सियासी लोग हैं ना उनकी कहीं भी नहीं चलती। ये क्या बात हुई? ना उनकी घर में चलती है ना उनकी बाहर चलती है। ओए होए, क्योंकि घर वो इतना टाइम नहीं दे सकते इसलिए नहीं चलती है। तो इस वजह से उनको उनके साथ बनाकर रखनी पड़ती है। बाहर जाएं तो आवाम से, क्योंकि हमने दोबारा आवाम के अंदर जाना होता है, वोट लेने होते हैं, तो उनके अंदर भी हमारी नहीं चल सकती। अरे सर आप लोगों की चलती तभी तो लोग आप लोगों को दोबारा इलेक्ट करते हैं। नहीं वो हमारी बस खिदमत की वजह से करते हैं, अगर जो खिदमत ना करे उसको दोबारा नहीं इलेक्ट करते। अच्छा हाँ ये लोग जो है इंसाफ बहुत अच्छा करते हैं। हाँ और अल्लाह करे कि हमारे लोगों में इतना शऊर मज़ीद आ जाए। अच्छा सर आपने कहा कि घर में बना के रखनी पड़ती है, तो वैसे घर में आप कैसे हैं, गुस्से वाले हैं वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ? नहीं बहुत नर्म मिजाज जो सियासी लोग होते हैं ना जी वो उनका गुस्सा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। वो लोगों के साथ भी प्यार के साथ रहना पड़ता है, घर वालों के साथ भी, तमाम जो महकमे उनके साथ भी, क्योंकि रोज़ाना काम लोगों के मसाइल नहीं हल होंगे। अगर आप किसी से एक दफ़ा गुस्से से बात करेंगे वो आपको अच्छा नहीं समझेगा तो आपके काम बंद हो जाएंगे। तो सबके साथ हम बना कर रखते हैं, सबके साथ बना के रखते हैं। लेकिन घर में तो हो सकता है ना कि अगर आपकी फेवरेट चीज़ नहीं पकी है तो आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा ये क्या बनाया, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आई, उठाओ यहाँ से बर्तन। कभी गुस्सा किया किसी बात पे? नहीं देखिए जी बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे बाप को गुस्सा आ सकता है। नहीं कभी हमने इतनी जरूरत नहीं की। जरूरत क्या कि बात ही खत्म कर दी है। अच्छा फेवरेट डिश कौन सी है, क्या चीज़ खाने में ज़्यादा शौक से खाते हैं? हम ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें शौक के साथ ही खाते हैं। अच्छा हाँ अच्छी जो बनी हुई हो तो खा लेते हैं। अच्छा खुद में से कुकिंग का शौक है, कभी बनाया भी है खाना वाला? नहीं कुकिंग का नहीं शौक है। कभी नहीं ट्राई किया? नहीं ट्राई किया था तो बस जब पढ़ते थे तो उस वक्त ट्राई वगैरह कर लेते थे तो कभी इतना टेस्टी नहीं बना था। ओह मतलब हाथ में टेस्ट नहीं है, लेकिन खाना जब खाएं वो टेस्टी होना चाहिए, उसकी शर्त होती है। अच्छा माशाल्लाह आपने यकीनन काफ़ी दुनिया देख रखी होगी। जी कौन कौन से ममालिक का दौरा किया? मैं ज़्यादा ना जी वैसे जाता हर साल ही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा सऊदीया ही जाता रहा हूँ। तो वैसे तुर्की भी, दुबई चले गए, ताशकंद चले गए, थाईलैंड चले गए। वो हम ना वो भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ जाता हूँ पेस्टिसाइड जो कंपनियां हैं ना उनसे हम दवाई लेते हैं अपने ज़मीनों के लिए। अच्छा। तो वो साल का उनका टूर था तो उनके साथ ही हर जगह गया हूँ तुर्की वगैरह। अच्छा। वैसे मुझे ना मेरे बच्चे भी कहते हैं, मेरे बेटे का भी अमेरिका से होकर आया तो उसका वो मुझे कहता रहा साथ चले, मैंने कहा ना भाई कौन एक दिन का सफ़र करे 24 घंटे का। तो वो जहाज़ में बैठने से तो डर नहीं लगता कि 24 घंटे के लिए आप जहाज़ के अंदर बंद हो गए हैं? और इंडिया भी 2-3 दफ़ा गए हैं। हाँ जी क्रिकेट मैच देखने गए हुए थे दूसरे तो। अच्छा तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने बाहर के किसी मुल्क में देखी और आपने सोचा हो कि उस चीज़ को आप पाकिस्तान भी लेके आएंगे, पाकिस्तान में भी वो चीज़ होनी चाहिए? देखिए जी वहाँ पर जो कानून है ना वहाँ पर कानून जो है वो हमने देखा है कि जो एक कानून है वो सबके लिए।
बिल्कुल। वो ये नहीं है कि इसके लिए और कानून है, इसके लिए और कानून है, इसके लिए और कानून है। हम्म, तो दुनिया में जहाँ भी गए हैं वहाँ पर एक तो कानून, हमारी तरफ तो हर आदमी जो है वो उसका अपना रवैया है। हर आदमी ने जो जितने भी इधर हैं हड़ताल कर देते हैं, बिजनेसमैन है उन पर टैक्स लग जाए वो हड़ताल कर देते हैं। किसी पर वो शुगर मिल वाले को कहे कि आपने चीनी 70 रुपए की बेचनी है, आपने 160 का 180 का गन्ना लिया हुआ है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी वो उनकी अपनी मोनोपोली है। हर चीज़ में माफिया है। खाद का अब देखे कितना बहरान था, तो वो खाद की कमी कोई नहीं है, बाहर से भी आ रही है इधर भी है, लेकिन लोगों ने वो जो है स्टाकी वगैरह उन्होंने स्टॉक कर ली है, लोगों को ख़राब कर रहे हैं। तो सारी क्योंकि मिलें ज़्यादा सिंध में हैं तो सिंध से आनी होती है, वो सिंध में बड़े बड़े वडेरे हैं। तो यहाँ पर कानून जो है ना जी वो दुनिया में हर जगह लागू है। पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस आ रही है लेकिन अभी इतना ज़्यादा लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। नहीं तो अब तो आप लोगों की हुकूमत है, बिल्कुल जी, तो कानून पे अमल दरामद करवाना तो आप लोगों की हुकूमत का काम है। बिल्कुल लोगों का ये लोगों का काम है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक इसका बताता हूँ। जैसे शादी पर और फायरिंग करनी मना है, जी। आतिशबाजी मना है। तो वो मेरे एक वोटर सपोर्टर थे, उन्होंने आतिशबाजी की और फायरिंग की। अच्छा। तो उनका मुझे फ़ोन आ गया जी कि हमें जो है शादी है, हमारे जो बारात आई है उन्होंने आतिशबाजी चला लिया है, तो अब हमारी बड़ी बेइज्जती है, तो आप इनको किसी तरीके से ना हमें बचाएं FIR। अच्छा। तो हमें उनके लिए कहना पड़ता है क्योंकि कल को उनसे वोट लेने हैं। अब मतलब ये देखिए अगर आप लोग खुद ही सब कुछ कर रहे देखिए हैं, कानून स्ट्रिक्टली देखिए कोई बंदा इसका इतराफ़ नहीं करेगा। हाँ, और मतलब ये बात है कि आप एटलीस्ट मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे ये हैं। देखें कि कई ऐसे मसाइल हैं जो कि हुकूमत, आप सिंध में देख लें, अब MQM है। सही, तो फिर ब्लैकमेलिंग होगी ना। अगर कोई आपको कहेगा, आपको लगेगा कि आपने उससे वोट हासिल करना है, तो फिर वो तो जो कहेंगे आप उनके ऐसे मुतालबात मानते रहेंगे। नहीं, उनको पता होता है कि ये जो है ना इधर तक इनकी पहुंच है, इससे आगे नहीं है। तो ये भी चीजें जो आपने कहा कि नहीं करनी चाहिए, हवाई फायरिंग होगी या हाँ आतिशबाजी, जी, नहीं करनी लेकिन चाहिए उसमें आप लोग उनको फेवर दे जाते हैं। जी। हमें उनके कहना पड़ता है कि जो है मिसाल के तौर पे अब ये जो शादी वाला दूल्हा है इसकी मेहरबानी करें दूसरे की फिर उनके, उसको जेल की हवा लगनी चाहिए। लेकिन लगती तो है, लेकिन उनके मुलाजमों को लग जाती है। हमारी सिफारिशर पे ये हो जाता है कि FIR होनी होती है, कानून है, लेकिन उसके ऊपर ना हमें उनके जो मुलाजम है उन पर हो जाती है, दूसरे फिर उनकी जमानतें वगैरह अगले दिन सारे हो जाती हैं। ये जी आप लोग देख सकते हैं, राना साहब हैं जो वहाँ पे दूल्हे को जेल की हवा खिलाने के बजाय उनके मुलाजमीन को खिलाते हैं। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत कुछ जानेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी और हमारे आज के मेहमान हैं राना शहबाज अहमद खान साहब। अच्छा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, वो आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में हम जान रहे थे। सब मुझे पता चला है कि आप माशाल्लाह बड़े बहादुर हैं और एक बार आपका मुकाबला भी हो चुका है डाकुओं से। जी, एक दफ़ा मैं जंग से जा रहा था हमने अहमदपुर सियाल की तरफ, तो 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो मैंने बैंक से पैसे लिए, तो मेरा ड्राइवर और गनमैन साथ थे। तो जब हम बैंक से निकले तो बाईपास आता है जंग का, वहाँ पर पहुँचे तो डाकू पीछे से मोटरसाइकिल पर आ गए, तो उन्होंने अंधाधुंध हम पर फायरिंग कर दी, उन्होंने ब्रस्ट मारने शुरू कर दिए। जिसके मेरे पीछे बैठा हुआ था गनमैन, उसके फायर लग गया, वो उस वक्त गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसने कहा जी मैं मर गया, तो जो गन थी उसके पास वो फिर मैंने पकड़ ली। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने जब गाड़ी रुकी तो उन्होंने भी फायरिंग कर दी, तो हमने भी अंदर से फायरिंग कर दी, जिससे वो डाकू जो थे मोटरसाइकिल चला रहा था वो तो पहले ही जख्मी हो गया, दूसरा थोड़ी देर बाद फायरिंग कर रहा था। कभी वो 5-4 फायर कर लेता था, कभी हम कर लेते थे। इधर मेरे आकर सारे फायर लगे, फिर इधर मैंने कपड़ों को भी देखा कि खून तो नहीं लगा हुआ, वाइट सूट पहना हुआ था, कहीं खून तो नहीं निकल रहा। तो फायर को उस वक्त खून गर्म होता है, पता नहीं लगता आपके फायर लग गया, लेकिन अंदर बड़ा गाड़ी से मैं बाहर निकला तो वो भी अगली साइड पर आ गया, मैं पीछे वो भी 2-3 फायर कर ले, मैं भी कर लूँ। डाइवो बसेस दूसरी लोग सड़कों पर खड़ी करके भाग गए थे। उस वक्त वहाँ पर बड़ा खौफ व हरास था। फिर वो दोनों ज़ख्मी हो गए, तो फिर हम भी साइड पर
गली थी वहाँ पर खड़े हो गए, तो उनकी साथी गाड़ी पर जब उनको रेस्क्यू करने आए तो उन्होंने उनको उठाया, तो उन्होंने कहा जी वो गाड़ी में से पैसे तो निकाले नहीं हमने। वो दोबारा गाड़ी की तरफ आए तो फिर दोबारा फायरिंग हो गई, फिर एक उसमें से डाकू जख्मी हुआ, तो फिर वो अपने साथियों को लेकर चले गए। तो मुझे तो सुन के डर लग रहा है सर, आपको डर नहीं लगा उस वक्त? बस ये अचानक वाक़या हो गया ना, तो हवास अगर उस वक्त बंदा कायम रखे तो कोई इतना मसला नहीं होता। तो फायरिंग तो उन्होंने की थी, वो तो अपनी तरफ से मारने ही आए थे, बस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन वो 2 छोटे छोटे बच्चे थे हमारे गनमैन के, उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा सर, ये जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या आपने शेयर किया, ये आपकी बहादुरी का किस्सा हम इसको कह सकते हैं कि राना साहब देखें रियल हीरो भी हैं, तो कुछ पंजाब असम्बली का कोई और ऐसा दिलचस्प वाक़या भी शेयर करें? पंजाब असम्बली का जब हम शुरू में आए ना जी, तो नवंबर दिसंबर जब आया, अगस्त में हमने हलफ लिया, तो फिर इजलास मुलतवी हो गया। फिर नवंबर दिसंबर में जब कैबिनेट वगैरह मुकम्मल इजलास हुए तो ना असर की नमाज जो थी वो तकरीबन 4 बजे होती थी, तो 3 बजे इजलास शुरू होता था। असर की उन्होंने फिर अजान आ जानी, फिर उसके बाद 5:15 बजे मगरिब की आ जानी, फिर 6:30 बजे इशा की नमाज की अजान। तो वो स्पीकर साहब टाइम दे देते थे कि नमाज के लिए वो सही। तो इशा की नमाज के बाद वापस आए तो मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा कि जनाब स्पीकर, इसका टाइम जो है वो आप सुबह का रखें, इजलास का 9-10 बजे का। सही। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पुलिस जो हैं लेडीज़ MPAs वो भी आती हैं, तो उनकी 3 नमाज इधर रह जाती हैं, सर मगरिब और इशा की। तो क्योंकि वो यहाँ पर वज़ू नहीं कर सकती, अगर वो वज़ू करेंगी तो उनका मेकअप उतर जाएगा। अगर उनका मेकअप उतर गया तो हमें पता नहीं लगेगा ये हुकूमत की है या अपोजिशन की है। तो इसमें जो खवातीन थी उन्होंने एहतजाज नहीं किया? वो खवातीन के जाहिर बात है, उन्होंने कहा जी आप हमारी नमाजों की फिक्र ना करें। हाँ, उनके मेकअप का ज़्यादा मतलब ख्याल था ना। अच्छा, तो वैसे सर ऑपोजिशन में से अगर मैं आपसे पूछूं कि सेशन के दौरान कौन से ऐसे मतलब हैं मेंबर्स, चाहे वो आप किसी मेल का नाम लेना चाहें या फीमेल का, जिसके साथ आपको बात करके आर्ग्यू करके अच्छा लगता हो? देखिए जी, हम हसनैन बहादुर दृश्यक साहब हैं PTI के, और हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं राजा साहब, ये क्या इसका नाम है, मिनिस्टर ऑफ लॉ है राजा बशारत साहब, उनके साथ चौधरी जहीर साहब है मिनिस्टर, उनके साथ उसके मलक उमर फारूक साहब है। ये तो आपकी पार्टी के हो गए ना? जी। ऑपोजिशन में से मलक अहमद खान साहब हैं। अच्छा। हाँ, उनके साथ, और उसके अलावा फैसलाबाद के हमारे MPAs हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा महसूस होता है, मतलब हंसते खेलते टाइम जी। राना शुएब साहब हैं उधर से फैसलाबाद से, तो राना अलीबाज साहब है, बाकी सब दोस्त जो है उनसे बातें वगैरह तो होती हैं, वहाँ पर कौन सा लड़ाई होती है। अच्छा, तो सर जैसे मतलब हम लोग देख रहे होते हैं ना, जब चाहे वो पंजाब असम्बली का हो, कौमी असम्बली का सेशन हो, तो वहाँ पे तो आप लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पे इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं, और फिर सुनता है कि जब आप लोग बाहर आते हैं तो बड़ी मतलब फ्रेंकनेस का लेवल ही आप लोगों का और होता है। तो क्या ये सही है कि मतलब लोगों को दिखाने के लिए आप लोग लड़ रहे होते हैं? नहीं, जो है ना फ्लोर पर बात करते हैं, वो हर आदमी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा होता है। तो क्योंकि हर एक की सियासत अपनी पार्टी पर होती है, तो हर बंदा अपनी पार्टी की बात करता है बेशक वैसे, लेकिन रोज़ाना हर जगह तो नहीं आप खाने पर फैमिली के साथ हो या किसी के दोस्तों के साथ बैठे हो या बाहर इकट्ठे हो, जो आपने वही पोजीशन रखनी जो लड़ाई वाली है, तो लेकिन वो जेन्युइन लड़ाई होती, वो जेन्युइन होती है, और जब बाहर निकलते हैं तो वो आप लोग भूल भाग जाते हैं। नहीं, भूलते नहीं है, लेकिन हमने कोई 24 घंटे थोड़ा लड़ना होता है। खवातीन की तरह खवातीन बात दिल में रखती हैं। हाँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि PTI में कौन कौन से ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ आपकी बड़ी दोस्ती हो? हसनैन बहादुर दृश्यक साहब हैं, दिल की हर बात कर लेते हो। और उसके बाद राजा बशारत साहब हैं, चौधरी जहीर साहब हैं, मलक उमर फारूक साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू CM हैं। सबके साथ जो है ना जी तलकात अच्छे हैं। हमारे आसफ काठिया साहब हैं MPA, कर्नल गजरफर साहब हैं, सब दोस्तों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पंजाब असम्बली में चाहे हुकूमत के MPAs हों चाहे अपोजिशन के हों, सबके साथ जो है ना जी मेरे हालात जो है वो ठीक। अच्छा, और अपोजिशन में मैं पूछूं आपकी दोस्तियां किसके साथ हैं? सबके साथ ही, अली अब्बास हो गया,
ये दूसरे जितने भी नून लीग के हो गए ना जी, तो क्योंकि मैं भी फैसलाबाद से पढ़ा हूँ, ये भी कोई हमसे एक क्लास आगे था, कोई पीछे था। फैसलाबाद के जो है, टोबा के जो है, जंग के जो है, वो सारे ही चनियोट के जो हैं, तो सबके साथ ही। अच्छा, जबरदस्त। तो राना सनाउल्लाह साहब भी तो फैसलाबाद से है ना? हाँ जी, हाँ जी। राना साहब के साथ भी है? हाँ जी, हाँ जी। राना साहब तो बड़ा, मतलब उनका जो अंदाज होता है बोलेगा, वो तो नहीं कुछ छोड़ते, उन्होंने जो बात मुंह में आती है वो बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप हाँ जी कह रहे, राना साहब के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे? नहीं, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा आपको। सिवाय अपने हल्के के लोगों के अलावा। बड़े मासूम है। अच्छा सर, आप जब पीटीआई में आए तो पीटीआई में आने की वजह क्या बनी? मैंने आपको बताया ना, तो हमारा इलाका बहुत पसमानदा था, बड़ा पीछे था। अब मैंने उसको मॉडल तहसील बनाने के लिए 5 अरब रुपए वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने दिए हैं, और उसके बाद 150 किलोमीटर की सड़कें हैं। उसके अलावा जो है हमारी जो 1970 से लेकर 2018 तक जो था ना जी बेड, वो पहले 20 बेड का हॉस्पिटल था। 2005-6 में ये 40 बेड का हुआ। तो मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब से गुजारिश करके उसको डबल कैपेसिटी पर ले आऊँ। 40 बेड जो है गायनाकोलॉजी के लिए, 20 बेड जो है उसको बच्चों के लिए, 60 बेड उसमें आगे से भी ज़्यादा उसको इन्हांस करना है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स का जो था वो अमला बहुत कम था। वहाँ पर 20% था, 80% जगह खाली थी। तो फिर मैंने सीएम साहब को गुजारिश की, तो उस इलाके को रिमोट इलाका करार दिया गया। वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी तनख्वाहें डबल कर दी हैं उन्होंने। अच्छा, ज़बरदस्त। जो उस तहसील में जाएंगे उनकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है। मतलब जिस काम के लिए आपने पीटीआई ज्वाइन की थी, जो तरक्याती काम आपने हल्के में करवाना चाह रहे थे, वो आपने करवा लिए और हो भी रहे होंगे डेफिनेटली। जी जी बिल्कुल। जो तालीम की जो थी, हमारे पहली जो मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे, वहाँ वज़ीर-ए-आला साहब भी बैठे थे, तमाम मिनिस्टर्स बैठे थे। तो मैंने उनको कहा जी कि हमारा जो डिग्री कॉलेज है गर्ल्स का, वहाँ पर टीचर्स नहीं है, बना बिल्डिंग तो है लेकिन उसको, इससे पहले कितने कॉलेज हैं? वहाँ पर एक बॉयज़ है, एक गर्ल्स कॉलेज है, 2 डिग्री कॉलेज है। लेकिन जब मैं बना उस डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग थी, वो चल नहीं रहा था। तो मैंने उस डिग्री कॉलेज के लिए बड़ी मेहनत की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मैंने मिला, उसको मैंने उनसे गुजारिश की, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब को भी कहा और सबको ना जी, वो उन्होंने उसको ओपन करवा दिया 2018 के अंदर ही। वहाँ पर क्लासें लगी, तो फिर मीटिंग हुई, तो मैंने कहा जी हमारे बॉयज़ का कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज है, वहाँ पर ना फिज़िक्स के टीचर हैं, ना केमिस्ट्री के, ना बायोलॉजी के, ना इंग्लिश के। तो हमारे जो बच्चों से आपने फ़ीसें ले ली हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, या तो आप इन बच्चों को सेक्रेटरी बोर्ड से कहकर, चेयरमैन बोर्ड से कहकर इनको आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न में पास करवा दें, या इनके लिए टीचरों का बंदोबस्त साहब ने किया नहीं, अब भी कर दें तो चलें, नहीं तो इनका कोई हल निकालें। तो फिर उसी वक्त उन्होंने सीटीआई का कहा, तो तमाम टीचर उससे भर्ती हो गए। अब भी वहाँ पर टीचर्स की कमी है। अब भी मैं दोबारा उनके को 5 टीचर्स की कमी थी, अब मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है, तो वो दोबारा सीटीआई के ज़रिए भर्ती हो गए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, वैसे ये बताएं कि उधर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, मतलब वो चाहते हैं, विलिंग हैं? देखिए, कई लोग हैं, गरीब हैं, वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। बच्चों को उन्होंने अपने पढ़ाने के लिए मुकामी तौर पर तो पढ़ाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियों में देखें, दूसरे शहरों में जाकर रहना, अखराजात वो नहीं उठा सकते। तो वहाँ पर जो तालीम के हालात हैं वो अब बेहतर होना शुरू हो गए। अब बेहतर होना तो। और अगले इलेक्शन तक आप और कौन कौन से काम हैं जो आप पाइपलाइन में होंगे? आपने सोचे होंगे मैंने ये करवा के लोगों से जाके वोट मांगना है। देखिए जी, मेरी सबसे हमारे जो मसाइल थे सीवरेज के थे। सीवरेज के लिए मैंने अरबों रुपए की ग्रांट्स ले ली हैं। उसके लिए स्ट्रीट लाइट्स हो गई, सड़कें हो गई, पूरा शहर जो है अहमदपुर साल कारपेट हो रहा है, गढ़ महाराजा को कारपेट कर रहे हैं। तमाम जो है यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं उनके मसाइल हैं, किसी की सड़क नहीं है, किसी की नाली सोलंग का मसला है, किसी की सीवरेज का मसला है, किसी की टफ टाइल का है, कहीं पीसीसी का मसला है, कहीं स्कूल का मसला है, कहीं अपग्रेडेशन का मसला है, कहीं डॉक्टर्स की कमी है, कई जगह सीवीडी जो है लाइफ स्टॉक की डिस्पेंसरियाँ वो बनवानी है। तो सारे काम इंशाल्लाह ताला लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल जो थे हमारे, वो हमें फ़ंड ना मिल सके, लेकिन हमने जो काम किए हैं वो 70 साल में नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये आप दावा कर रहे हैं? जी, मेरी तहसील में तकरीबन 9.5 अरब के फ़ंड वज़ीर-ए-आला पंजाब ने दिए हैं। जो हमारे बाकी मेरे से अलावा 6 एमपी हैं, उनके 5 अरब के फ़ंड हैं। पाँचों के मिलाकर 5 अरब के हैं, मेरे अकेले के 9.5 अरब के हैं।
आप घर में भी लाड़ ले चहीते हैं, लगता है कि वज़ीर आला साहब के भी चहीते हैं। नहीं जी, नहीं, उनकी बहुत शफ़क़त है। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया और हमारा पसमानदा इलाका था, उसकी तरक्की में उन्होंने बहुत हमारी मदद की, बड़ा हमारा साथ दिया। अच्छा, तो सर सारी आवाम जो है, पूरा पाकिस्तान महंगाई का रोना रो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो हमारा हल्का है ना जी, वहाँ पर महंगाई का कोई इतना, क्योंकि चीज़ें जो बढ़ी हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं कि चीनी बढ़ गई है, जी। तो हमारे यहाँ उसका मसला ये है कि लोगों को गन्ने काश्त करते हैं, 5 शुगर मिले, कमाद का रेट बढ़ गया है, लोगों को जो है उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे चावल का रेट बढ़ा है तो उसके मुंजी की जो थी गंदम का बढ़ा है। जो हमारा एग्रीकल्चर जो इलाका है ना, सारा ज़मींदार वगैरह, तो जो उधर लोग हैं, हमारे इलाके में इतना मसला नहीं है महंगाई। अब खाद का इशू तो ज़रूरत ही नहीं होती ना, खाली बाकी भी तो सब चीज़ें हैं। देखें ना जी, लोगों ने एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, उसकी प्राइसेस हाई हुई हैं तो लोग खुशहाल हो गए। आपने मानना नहीं है कि अवाम महंगाई से रो रहे हैं या मर देखें, रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं। तो आप दुनिया में जहाँ पर चले जाएं तो आपको देखें वहाँ पर महंगाई जो हो रही है, पाकिस्तान में बड़ी कम हो रही है, दुनिया में पाकिस्तान में कम हो रही है। सर, उतनी ऑनेस्टी से जवाब दें जितने पहले वाले दिया है ना। देखिए, लोग अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई आप सच ही बोलेंगे, राना साहब सच बोल रहे हैं। देखिए जी, महंगाई का जो है ना, आप अगर गौर से करेंगे तो लोगों ने इस कोरोना के अंदर, इस महंगाई के अंदर, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा, जिन लोगों ने कारोबार थे, जो काम थे, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में नहीं कमाया जितना इन 3-4 सालों में। ये देखें ना, तमाम इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी, स्पिनिंग की तमाम चल गई हैं। ये इंटरनेशनली आपको सारे ऑर्डर्स जो हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, जितने भी ये ब्रांड हैं आपके पास स्पोर्ट्स के दूसरे, वो सब इधर से, आपसे ट्रैक सूट तक इधर से बन रहे हैं, सॉक्स तक इधर से बन रही हैं। तो आप फैसलाबाद में चले जाएं तो आपको लेबर के जो रेट बढ़ गए, लेबर को मज़दूर जो है वो 2500 रुपये डेली पर मिल रहे हैं। जो काम जानते हैं ये सॉक्स का और ये निटिंग का, ये दूसरा काम जो हो रहा है, तो उनकी 2500 रुपये डेली उनकी, तब भी वो जो है उनके पास लेबर की कमी, इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं। और इसी वजह से ये डॉलर का जो फ्लो है पाकिस्तान की तरफ, ये ऐसे कभी आप पहले देख लें पिछले 10 सालों में, तो पाकिस्तान के पास इतने ऑर्डर कभी नहीं थे। अच्छा जी, राना साहब कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की करे। सर, अगला इलेक्शन जो है वो आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं या इस बार फिर तब्दीली का इरादा है? नहीं जी, देखें, हमें जो पीटीआई ने दिया है ना जी, वो मैं बता रहा हूँ कि हमारी तहसील में के अंदर 70 साल से जो काम नहीं हुए थे वो इस गवर्नमेंट ने किए हैं। तो हम साहबजादा ग्रुप के साथ हैं। तो साहबजादा महबूब सुल्तान साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, तो हम पीटीआई को नहीं छोड़ सकते। और अगर साहबजादा साहब भी किसी और पार्टी की तरफ चले गए तो फिर आप लोग उनके साथ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मतलब हर हाल में उनके साथ हैं। जी बिल्कुल जी, मैं अच्छा सर, जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। अरे वाह। अच्छा सर, आखिर में हमारा सेगमेंट होता है कि मैं आपके सामने 5 शख्सियात के नाम लूंगी, आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। जी जी सर, सबसे पहले तो वजीर आला पंजाब उस्मान बुल्तान साहब, एक खूबी बताएं और एक खामी बताएं। मेरे पास तो उनकी खामी तो कोई नहीं है, खूबियाँ ही हैं सारी। अच्छा सर, उनकी खामी तो कोई नहीं नजर आती, लेकिन वो मीडिया पर काम आते हैं। अच्छा, मीडिया पे ज्यादा आना चाहिए ना, लोगों को पता चले कितना काम कर रहे हैं। जी, जितना काम कर रहे हैं ना वो उतना बता नहीं रहे। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, अगला नाम है जी शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने देखे बहुत काम किया उन्होंने बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन उनकी खामी ये थी कि जितने एमपीए थे ना, वो उनसे साल नहीं मिलते थे, 6-6 माह। अगर किसी का कोई मसला बन जाता वो मिल नहीं सकते थे, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो बहुत नुकसान किया। उनसे एमपीए खुश नहीं थे जो नून लीग थे। अच्छा ठीक है, अगला नाम है जी परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में बड़ा अच्छा वज़ीर आलाशिप की। अब पंजाब के जो स्पीकर हैं उन्होंने असम्बली बनाई है, हमारे एमपीए हॉस्टल नए बन रहे हैं जहाँ पर उनके लिए स्वीट बन रहे हैं और मुलाजमीन के लिए बन रहे हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया। और उनकी खामी? उनकी खामी बस यही है कि जब कोरोना आया था ना, तो उन्होंने
हाथों पर भी ग्लव्स बांध लिए थे और मुंह पर भी वो किसी से मिले नहीं, बाहर नहीं निकले। नहीं, ये तो अच्छी बात है, हर एक को केयर करनी चाहिए। तो इसको आप उनकी खामी समझ रहे हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट नाम है चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब हैं, पार्टी का सासा हैं, बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे गवर्नर पंजाब के कोई नहीं रहा जितना अच्छे तरीके से वो सारा गवर्नर का सिस्टम और सारा चला रहे हैं। खामी? खामी उनकी ये है कि उनका कारोबार सारा बाहर है। उनका कारोबार बाहर नहीं रखना चाहिए जी। पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में काम करें। अच्छा सर, आखिरी नाम है आपका अपना, राना शहबाज साहब, आप अपनी खूबी बताएं और एक खान। मेरी खूब बस यही है कि मैं खुश रहता हूँ। अच्छा। काफी सियासी जवाब है वैसे। और खामी? खामी ये है कि बाज़ टाइम जो काम का रश है उसकी वजह से तमाम लोगों के जो है काम की रश की वजह से वो कॉल बैक नहीं कर सकता। ये खामी है आपकी। जी। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।